Yes, before starting this, we have already discussed some things in the production function, right? Production function है, what is production, what is product, what is production function, फिर short run and long run concept, then variable factors and fixed factors. इस तरह की कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है. नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ नई चीज जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. प्रोडक्ट का एक सिंपल सा मतलब होता है वट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम विद गिवन इनपुट्स. ठीक है. कुछ इनपुट्स के साथ में, गिवन इनपुट्स के साथ में एक फर्म एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कुछ प्रोड्यूस करती है वो कहलाता है प्रोडक्ट. ठीक है. प्रोडक्ट को हम तीन डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं. तो हम उनको नाम देते हैं टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है. टोटल प्रोडक्ट का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जो भी आपकी चीजें हैं ए टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन इनपुट्स, वो कहलाता हमारा टोटल प्रोडक्ट. राइट. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गिवन इनपुट्स के साथ में जो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ टोटल प्रोडक्ट. राइट. Second is average product. If the total product is divided by the variable number of units used for the production of that product, तो वो बन जाता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट. डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं इसको. एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट. वेरिएबल इनपुट जो वेरिएबल आपका फैक्टर होता है उसकी पर यूनिट के अगेंस्ट में जो आपका प्रोडक्ट आता है, आउटपुट आता है, वो कहलाता है आपका एवरेज प्रोडक्ट. तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट मीन्स टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. तो जो टोटल आपका आउटपुट है उस यूनिट उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को आपने यूज किया है उतनी नंबर ऑफ यूनिट से अगर आप टोटल आउटपुट को टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं इट बिकम्स एवरेज प्रोडक्ट. राइट. उसके बाद हम आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट इससे पहले भी हम कहीं पढ़ चुके हैं. मार्जिनल. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी लाइक दैट वहां पर जो कंसेप्ट था वही कंसेप्ट यहां पर भी है. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है. तो टोटल जो आपके इनपुट्स होते हैं उसमें जब आप वेरिएबल प्रोडक्ट या वेरिएबल फैक्टर की एक और यूनिट इंक्रीज करते हैं ड्यू टू दैट जो आपके टोटल आउटपुट में एडिशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, वो जो इंक्रीमेंट होता है, एक्सेशन होता है, जो एडिशन होता है वो कहलाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट. तो एक वेरिएबल इनपुट की यूनिट बढ़ाने से आपके टोटल आउटपुट में जो वेरिएशन होता है, जो चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरीके से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम एन नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है. या टोटल प्रोडक्ट अचीव फ्रॉम द एन नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट अचीव फ्रॉम द एन माइनस वन नंबर ऑफ यूनिट्स. मतलब जैसे अगर आप 10 यूनिट अचीव करते हैं 3 यूनिट से, ठीक है, और इससे जस्ट पहले जब आपने 2 यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट यूज की थी एंड योर आउटपुट वाज 8 यूनिट, तो इसका मतलब ये कि थर्ड यूनिट जो आपने इन्वॉल्व की है वेरिएबल प्रोडक्ट की, वेरिएबल इनपुट की, उसके कारण आपका जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है वो 2 यूनिट से हुआ है. तो यहां पे जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट आपने अचीव की हैं दे आर ड्यू टू वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट. तो इसी को हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट. राइट. और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल यूनिट्स. ठीक है. तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट. ठीक है. इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है डेल्टा टीपी. डेल्टा टीपी का मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा इन एन. डेल्टा एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल
यूनिट्स। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने थे और मैंने बता दिए। अब आते हैं हम अगली चीज के ऊपर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ठीक है, दिस लॉ इज कंसर्न विद द शॉर्ट टर्म पीरियड, जिसमें अपन ने कल पढ़े थे या पिछले वीडियो में देखे थे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म राइट कंसेप्ट। तो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन कंसेप्ट जो होता है उसका मतलब होता है कि जहां पर आपके पास टाइम पीरियड इतना नहीं होता है कि आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारे इनपुट्स जो होते हैं आपके उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, बल्कि आप सिर्फ किसी एक या दो जो फैक्टर्स होते हैं, इनपुट होते हैं, उनको आप वेरिएट कर सकते हैं। वो कहलाते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल इनपुट्स। ओके, तो यहां पर जो रिटर्न है कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ये बताते हैं कि शॉर्ट रन में जब आप अपने वेरिएबल इनपुट को, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो उससे आपके आउटपुट पर क्या चेंज आता है। तो सिंपल सी चीज है कि इफ वी हैव टू इंक्रीज अवर आउटपुट और चेंज our output in short run, then we cannot change all the factor of production, all the inputs. We can change only one out of so many. ठीक है, तो एक फैक्टर अगर आप चेंज करते हैं जो कि वेरिएबल फैक्टर होता है, उसके कारण आपकी जो आउटपुट होता है उस पर इफेक्ट आता है। तो हाउ दैट इफेक्ट इज शो, वो इफेक्ट कैसे आता है, वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसको कई अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और ऐसे एक दो नाम और भी इसके दिए गए हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है कि शॉर्ट रन में व्हेन यू चेंज योर वेरिएबल फैक्टर तो उससे आउटपुट पर क्या इंपैक्ट्स आते हैं। तो वो लॉ है, वो लॉ इस तरीके से, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर, जब हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ किसी एक फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही फैक्टर को आपको चेंज करना है, बाकी सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहने चाहिए। तो एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इनिशियली टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब आपका इनिशियली जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा वो बढ़ते हुए रेट से, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। मतलब यह है कि आप जब एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाएंगे तो उसके कारण जो आपका आउटपुट आएगा वो पिछले लेवल से भी ज्यादा होगा। पिछले लेवल से ज्यादा का मतलब होता है कि पिछले वाले का जो मार्जिनल आउटपुट होगा वो उससे भी ज्यादा आपका अगले वाले का मार्जिनल आउटपुट होगा। ठीक है, उसके बाद होता है एट डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद अगर आप फिर से वेरिएबल जो इनपुट है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, आपको हिट एंड ट्रायल जैसी चीज करनी है कि पहले आपने एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, फिर उसकी एक और यूनिट बढ़ाई, फिर उसकी एक और यूनिट बढ़ाई। ऐसे आप कॉन्स्टेंटली क्या करते जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते जा रहे हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है वो बताया गया है। तो इनिशियली द प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, टू सर्टेन लिमिट। उस लिमिट के बाद द प्रोडक्शन विल इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट। प्रोडक्शन तो बढ़ता रहेगा लेकिन कम कम बढ़ेगा, मतलब बढ़ने की जो स्पीड होगी वो स्लो होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, और फाइनली फिर एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। कम का मतलब होता है यहां पे कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद वहां से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो टोटलिटी में अगर हम इस लॉ को पढ़ें तो ये लॉ कहता है कि इफ वी इंक्रीज वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आउट ऑफ अदर फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनमें से शॉर्ट रन में हम किसी एक फैक्टर को वेरिएट कर सकते हैं। सभी को वेरिएट करना पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट सफिशिएंट टाइम। ठीक है, तो जो फैक्टर वेरिएट हो सकता है वेरिएबल फैक्टर, उसको हम वेरिएट करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। बट प्रोडक्शन पर कैसा इंपैक्ट आता है वो हम यहां देख रहे हैं, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इनिशियली जब आप अपने वेरिएबल फैक्टर की एक एक यूनिट बढ़ाएंगे देन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हर पिछले वाले मार्जिनल प्रोडक्ट से या मार्जिनल आउटपुट से बढ़ते हुए मिलेगा। इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। एक लिमिट तक ये इंक्रीज होता रहेगा। आफ्टर दैट
फिर जब आप उस लिमिट के बाद फिर से एक और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, मतलब एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाएंगे, तो आपका टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन अब वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। मतलब पिछले वाले से मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कम होते होते आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 पर आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाएंगे तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब ये है कि आपका टोटल प्रोडक्शन अब बढ़ने के बजाय क्या होने शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये आपका इस लॉ का टोटल कंसेप्ट है। अब इसके रीजंस होते हैं बहुत सारे कि ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट फेज में ऐसा हो रहा है, सेकेंड फेज में ऐसा हो रहा है और थर्ड फेज में ऐसा क्यों हो रहा है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। कंटिन्यूइंग द सेम, मैं ये चीज आपको बताना भूल गया था कि देयर आर सम अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ। इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, मतलब ये कि लॉ के एप्लीकेशन के लिए कुछ चीजें आप अज्यूम करके चलते हैं, अगर वो चीजें नहीं होंगी तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। द फर्स्ट इज इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। ये लॉ जो है इट इज कनेक्टेड विद द शॉर्ट टर्म्स, जहां पे कि हम सिर्फ एक ही फैक्टर को वेरिएबल बना सकते हैं और उसको चेंज करके हम हमारे प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। उसके बाद आता है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं उनके साथ में हम वेरिएबल जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनकी डिफरेंट यूनिट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट भी दे सकता है और लास्टली नेगेटिव इंपैक्ट भी दे सकता है। तीसरी चीज है दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। इस लॉ का रिलेशन जो है वो प्रोडक्शन फील्ड से है, बाकी फील्ड से है या नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के लिए स्कोप की चीज नहीं है। फिलहाल हमारे जो स्कोप की चीज है वो ये है कि वेदर इट इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और नॉट, तो यस दिस लॉ इज कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। Then is factor of production become imperfect substitute of each other beyond a certain limit। देखिए फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, टू सम एक्सटेंट जो फिक्स फैक्टर है उसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूट हो सकता है वेरिएबल फैक्टर। मतलब यहां पे जहां पे आपको लैंड की जरूरत है, ठीक है, वहां पे आप लेबर को लगा के टू सम एक्सटेंट अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद जब आप वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर ही लेबर को बढ़ाते जाएंगे और लैंड को अगर नहीं बढ़ाएंगे या प्लांट एंड मशीनरी को नहीं बढ़ाएंगे तो वहां पर ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगी और वहां पे जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट। तो वहां पर क्या होगा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मतलब जो वेरिएबल फैक्टर है वो फिक्स फैक्टर का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लैंड बढ़ाने की ही जरूरत होगी अनटिल अदरवाइज आप अनटिल अनलेस आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बढ़ा सकते हैं, आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब आप ये ऑपरेशन ऑफ लॉ को चेक करते हैं कि वेदर इट इज बीइंग एप्लीकेबल और नॉट, तो वहां पर ऐसा अज्यूम करके चलना होता है कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हमारा काम करने का तरीका है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर बदल जाती है तो प्रोडक्टिविटी पर भी इफेक्ट आता है। मतलब ये कि आपको टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है। व्हाटएवर टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बिफोर दिस दैट विल कंटिन्यू ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब तक ये लॉ आप अप्लाई करेंगे तब तक वो चीज वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें आपको चेंज नहीं करना है। हियर इज एन एग्जांपल बिफोर यू ऑन द बोर्ड। इसको आप देखें, जहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे कि लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने यहां पर आपको टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिया है। इसमें इनके रिलेशनशिप को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो वेरिएबल प्रपोर्शन वाला केस होता है उसमें हमें एक फैक्टर को कांस्टेंट रखना है और एक को वेरिएबल रखना है। हम यहाँ पे सिर्फ दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर कर रहे हैं, वन इज फिक्स्ड एंड द अदर वन इज वेरिएबल। जो हमारा फिक्स फैक्टर है उसमें हमने लैंड को लिया है और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसमें हमने लेबर को लिया है। मतलब
लैंड विल कांस्टेंट एंड वी विल इंक्रीज वन आफ्टर वन, लेबर की यूनिट्स को हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ लैंड जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 यूनिट्स आपका चलता जाएगा अप टू द लास्ट 1 यूनिट ऑफ लैंड हमें रखनी है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड कॉलम में जहां पे लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ लेबर। लेबर की यूनिट्स आपकी चेंज होती जा रही हैं क्योंकि ये वेरिएबल है और हम इसको हर बार बढ़ाते जाएंगे। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट, ये यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट, देन टोटल प्रोडक्ट, देन एवरेज प्रोडक्ट, राइट। एट द बिगिनिंग जब हमारे पास लैंड है उस वक्त हमने किसी भी आदमी को एम्प्लॉय नहीं किया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा है, देयर इज नो लेबर। तो ऑब्वियसली इफ देयर इज नो लेबर, there is no marginal product, there is no total product, there is no average product। ठीक है, उसके बाद हमने एक लेबर को एम्प्लॉय किया लैंड पर काम करने के लिए। जैसे हमने उसको एम्प्लॉय किया तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब उस आदमी की जो प्रोडक्टिविटी है, उस लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, वो आई हमारी 4। ठीक है, 4। तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी होगा और यही हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी होगा और यही हमारा टोटल प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर। हमने एक लेबर को और बढ़ाया, मतलब 1 से हमने 2 कर दिए। ठीक है, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितना आया, 6। इसका मतलब ये है कि जो हमने एक्स्ट्रा एक और लेबर इन्वॉल्व किया है हमारे प्रोडक्शन के लिए, उसने जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बना के दी वो है 6, जबकि इसके पहले वाला कितनी बना रहा था, सिर्फ 4 यूनिट्स ही बना पा रहा था। ठीक है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ गया और पिछले वाले से जो 4 था अभी ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये हमारा फर्स्ट फेज चल रहा है जहां पे हमारा जो आउटपुट आता है वो इंक्रीजिंग रेट से आता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो टोटल आउटपुट हो गया वो कितना हो गया, 6 यूनिट्स का हो गया। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आप वेरिएबल इनपुट में 1 यूनिट्स बढ़ाते हैं तो आपके टोटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीमेंटल रिजल्ट आता है वो कहलाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देखिए, एक लेबर ने बनाई थी 4 यूनिट्स और 2 लेबर ने बना के हमें जो भी प्रोडक्शन दिया दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। इसका मतलब ये कि जो एक्स्ट्रा लेबर हमने बनाया उसके कारण हमारे आउटपुट में जो इंक्रीज हुआ है दैट इज 6 यूनिट का, और वही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम 1 मोर, एक और यूनिट हम लेबर की बढ़ा रहे हैं, मतलब अब हमने लेबर की क्वांटिटी 2 से बढ़ा के 3 कर दी और हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो 18 हो गया। बिफोर दिस इट वाज 10 यूनिट्स। ठीक है, एंड नाउ इट इज 18 यूनिट्स। मतलब एक लेबर को और बढ़ाने से हमारे टोटल आउटपुट में 8 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो 8 यूनिट हमारी एक्स्ट्रा बढ़ी है, दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहां पे हमारा एमपी आया 8 यूनिट्स का। दैट शोज कि यहां पर भी हमारा पिछले वाले लेवल से इंक्रीज होके आ रहा है। मतलब ये कि पहले वाला 4 बना रहा था, अगले वाले ने 6 यूनिट्स बना के दी और उसके अगले वाले ने हमको 8 यूनिट प्रोड्यूस करके दी। उसके बाद फिर हमने हिट एंड ट्रायल पर एक और लेबर की क्वांटिटी बढ़ाई। हमने एक और लेबर बढ़ाया तो हमारा जो टोटल आउटपुट है वो 18 से 24 हो गया। ठीक है, देयर इज एन एडिशन ऑफ 6 मोर यूनिट्स। अब आप चेक करेंगे कि यहां पे आपका जो मार्जिनल आउटपुट है वो 6 यूनिट का हो गया। बिफोर दिस इसके पहले वाली यूनिट कितना बना रही थी, 8 यूनिट्स, और अभी ये कितना हो गया, 6 यूनिट्स। मतलब यहां से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो यहां से हमारा सेकेंड फेज शुरू होता है। तो फर्स्ट लेबर, सेकेंड लेबर, थर्ड लेबर, लेबर की 3 यूनिट्स लगाने तक जो आपका आउटपुट आ रहा था वो आपका फर्स्ट फेज मतलब इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न से आ रहा था। ठीक है, अब 4th यूनिट ऑफ लेबर को इन्वॉल्व करते ही आपका जो आउटपुट है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। आउटपुट डिक्लाइन मतलब टोटल आउटपुट नहीं, इंक्रीमेंटल आउटपुट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो यहां पे 8 से घट के अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 6 यूनिट पर आ गया। मतलब जो आपका 4th लेबर है उसने आपको 8 के बजाय 6 यूनिट ही बना के दी। ठीक है, लेकिन स्टिल आपका टोटल प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है। उसके बाद अब अपन एक और पर्सन लेबर को इन्वॉल्व करते हैं जो कि हमारा 5th नंबर का लेबर है। मतलब अभी तक हमने 4 लोगों को काम पे लगा रखा था, अब हम 5वें बंदे को भी काम पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने 5th बंदे को काम पर लगाया तो हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है वो 24 से बढ़ के 28 हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि 5वें लेबर ने हमको 24 से 28 मतलब 4 यूनिट्स का ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके दिया। तो यहां पे फिर से चेक करें कि पिछले वाले ने मतलब इससे पहले वाले बंदे ने आपको 6 यूनिट्स बना के दी थी, लेकिन ये आपको 4 यूनिट ही बना के दे रहा है। अगेन आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक और बंदे को लगाया काम पर स्टिल, क्योंकि अभी भी हमें पॉजिटिव जो रिजल्ट मिल रहा है वो इंक्रीमेंटल ही मिल रहा है, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है, भले वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है बट टोटल आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने एक और बंदे को लगाया और दैट इज द 6th पर्सन, और अब हमारा जो टोटल आउटपुट है वो हो गया 30 यूनिट्स का। मतलब स्टिल पिछले लेवल से हमारा टोटल आउटपुट क्या हो गया है, बढ़ गया है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिक्लाइन हुई है, क्योंकि इससे पहले वाले ने हमें 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दी थी और 6th जो पर्सन है उससे सिर्फ 2 ही यूनिट हमें एक्स्ट्रा मिली है। ठीक है, फिर हमने एक और आदमी को काम पर लगाया, और एक और आदमी को जब काम पर लगाया तो हमारे टोटल प्रोडक्ट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब यह कि 7वें आदमी का आउटपुट कुछ भी नहीं था। ओके, तो इस तरीके से अभी तक हमारा पहले फेज में इंक्रीमेंटल 4, 4 से 6, 6 से 8 हुआ। उसके बाद सेकेंड फेज जब शुरू हुआ तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, बट वो डिक्रीजिंग रेट से आ रहा है। ठीक है, तो आपके जो टोटल आउटपुट है उसके बढ़ने की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, और आफ्टर 30 क्या हुआ है कि जब हम 30 पर पहुंच के 6th यूनिट पर, जब 6th यूनिट पर 30 प्रोडक्शन पे पहुंच चुके थे आउटपुट पे, उसके बाद हमने जब 7th लेबर को इन्वॉल्व किया तो हमारा जो टोटल आउटपुट हुआ वो 30 ही रहा, मीन्स देयर इज नो एडिशनल आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7वें आदमी को लगाना वास्तव में वेस्ट ही हुआ, कोई हमें उससे फायदा नहीं हुआ, और उसका जो भी लेबर कॉस्ट थी वो हमारे लिए वेस्ट हुई। फिर भी हमने हिट एंड ट्रायल पर क्या किया कि एक और बंदे को लगाया। जब हमने एक और इंसान मतलब 8वें बंदे को यहां पे एम्प्लॉय किया तो हमारा जो टोटल आउटपुट है वो 30 से 28 पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है अब गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, अभी तक वो बढ़ता जा रहा था, 4, 10, 18, 24, 28, 30 पर ये कांस्टेंट हुआ, उसके बाद अब ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ, मतलब यहां पे हमें नेगेटिव रिटर्न मिलना शुरू हुआ। ये हमारा 3rd फेज है। यहां पर जो आपका मार्जिनल आउटपुट है वो नेगेटिव हो गया, मतलब ये है कि इसने पिछला वाला जो बंदा काम कर रहा था उसके भी काम को डिस्टर्ब किया, उसकी भी 2 यूनिट इसने कम करवा दी, मतलब उसको भी काम नहीं, खुद तो काम करना ही नहीं है। ठीक है, दूसरे को भी काम नहीं करने देना है, और टोटलिटी में हुआ ये कि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज होने के बजाय या कांस्टेंट रहने के बजाय डिक्लाइन हो गया। तो ये 3 फेज जो हैं ये हमारे इस लॉ के हैं कि जब आप किसी वेरिएबल प्रोपोर्शन को, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं इन द शॉर्ट रन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंपैक्ट्स कैसे आते हैं, जो फर्स्ट फेज है उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है, मार्जिनल रिटर्न जो मिलता है वो इंक्रीमेंटल रेट से मिलता है। ठीक है, सेकेंड फेज फिर स्टार्ट होता है जहां पे आपका मार्जिनल रिटर्न जो है वो डिक्रीजिंग रेट से होने लगता है, मतलब आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और थर्ड फेज जो होता है उसमें आपका टोटल आउटपुट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो आपका नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे कारण हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूं कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये यहां पर मैंने लिए लेबर के यूनिट्स, चूंकि हमने 8 ही एम्प्लॉइज को यहां पर रखा है, ठीक है, उसको आगे 10 तक बढ़ा दिया है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, और यहां पे है हमारा आउटपुट, ये मेरी जो लाइन जा रही है ये टोटल प्रोडक्शन की है, ये वाली 0 से स्टार्ट होकर ये वाली जो लाइन जा रही है ये मार्जिनल प्रोडक्ट की है, और ये वाली जो लाइन जा रही है ये एवरेज प्रोडक्ट की लाइन है, जो यहीं से मैंने डेटा लेके इसको ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, अब यहां आप देखते हैं कि तीनों की जो लाइन स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। जब यहां पे हमारे पास लेबर कुछ भी नहीं है तो एमपी भी 0 है, टीपी भी 0 है और एपी भी 0 है, मतलब तीनों का जो ओरिजिन होगा वो कहां से होगा, 0 लेवल से। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखें, जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तब तक आपका ये जो है ये
इंक्रीज होता जाएगा। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक पॉजिटिव है तब तक आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा एंड यू विल सी कि ये इंक्रीज हो रहे। ठीक है, इनिशियली ये जो है ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता हुआ आगे की तरफ जाएगा और एक लेवल पे पहुंचने के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होगा। ठीक है, ये यहां पे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। राइट, अब ये कब डिक्लाइन होगा और क्या रिलेशन से वो देखें अपन। जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है, व्हेन द टोटल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम लेवल, मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, ये अपने जीरो लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारा जो आउटपुट है वो जीरो, मार्जिनल आउटपुट जो है वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम है तब ये मिनिमम मतलब जीरो पर आ चुका है। राइट, ये पहले बढ़ा और फिर बढ़ते 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 वापस इस लाइन पर आ गया, मतलब कोई आउटपुट आपको नहीं मिल रहा। ओके, उसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं कि जब तक ये पॉजिटिव है तब तक ये इंक्रीज हो रहा है। राइट, जब ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहां के बाद ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव फेज में आ गया, तो ये यहां से डिक्लाइन होना शुरू। ठीक है, और अब एक और रिलेशन है यहां पर, वो रिलेशन ये है कि जब एमपी और एपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एमपी और एपी हमेशा बराबर होते हैं। आप यहां पर देखें कि एमपी और एपी बराबर हो रहे हैं फोर्थ यूनिट पर, फोर्थ यूनिट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट, अब एक और रिलेशन वो ये है कि जब तक एपी पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, ठीक है, जब एपी बढ़ेगा तो एमपी उससे हायर रेट से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब जब एमपी पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है तो एपी उससे ऊपर चलेगा, और जब एमपी डिक्लाइन मतलब इनके इंटरसेक्शन के बाद जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे उसके बाद एपी भी नीचे आएगा, एमपी भी नीचे आएगा, लेकिन एमपी के नीचे आने की जो स्पीड होगी वो एपी से ज्यादा होगी, मतलब एपी के कंपैरिजन में वो ज्यादा तेजी से गिरेगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमपी नेगेटिव हो सकता है लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, एमपी में बी नेगेटिव बट एपी विल नेवर बी नेगेटिव। राइट, ओके, यहां पर आप देखते जाएंगे कि ये नेगेटिव हो गया है लेकिन ये स्टिल अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। और बिकॉज ऑफ कि यहां पे आपका टोटल आउटपुट जो हो चुका है वो गिरना शुरू हो गया है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है। अब जब डिक्लाइन होगा तो कोई भी रैशनल पर्सन जो होगा वो इस फेज में कभी भी काम नहीं करेगा, और जब वो इस फेज में काम नहीं करेगा मतलब इसके बियॉन्ड, इसके और नीचे जाके काम कभी भी वो करेगा नहीं, और जब करेगा नहीं तो जो एपी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये कुछ रिलेशंस टीपी, एपी और एमपी के बारे में यहां पर लिखे हुए हैं। इसके बाद हम एमपी और एपी के रिलेशन को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है एपी इज मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू एपी। अब यहां पे देखें व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एपी इज मैक्सिमम, ठीक है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो मैक्सिमम आप इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, जब एपी अपने मैक्सिमम लेवल पर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तब एपी और एमपी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। व्हेन एपी इज एट मैक्सिमम लेवल एंड कांस्टेंट, ठीक है, ये अपने एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा है लेकिन अभी इसके बाद ये कांस्टेंट है या नहीं है गॉड नोज। तो हमने एक और हिट किया और यहां पर देखा कि यहां पे एपी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। जब एपी कांस्टेंट हो जाता है तो एपी और एमपी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट पर आप देखेंगे यहां पर ये अपने मैक्सिमम लेवल पर है, ठीक है, और यहां पे एमपी और एपी दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज जीरो। टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम होगा, एमपी क्या होगा, जीरो होगा। ये आप 7th लेवल की यूनिट पर आप देख सकते हैं। जब आपने 7th लेवल को इवॉल्व किया तो यहां पर एमपी जीरो है और टीपी अपने मैक्सिमम लेवल पर है। उसके बाद आते हैं व्हेन टीपी इज फॉलिंग, एमपी इज नेगेटिव। जब टीपी गिरता है, टीपी यहां से गिरना शुरू हुआ, एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, टीपी फॉल्स। ठीक है, किसी भी तरीके से बोले कि या तो टीपी गिर रहा है तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा, अगर एमपी नेगेटिव हो रहा है तो टीपी गिरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव, जब तक एमपी पॉजिटिव है
तब तक टीपी इंक्रीज होता रहेगा। मतलब ये है कि जब तक ये वाला कर्व आपका इस एरिया में लाई कर रहा है तब तक ये कंटिन्यूसली क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे ही ये इस पॉजिटिव एरिया के नीचे आएगा तो ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द टीपी, एपी एंड एमपी। आई थिंक सो कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस है या लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, जिसमें हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, बाकी के सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रखे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन को समझने के लिए, हमारे प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने सिर्फ दो ही फैक्टर रखे हैं यहाँ पे, एक लेबर और एक लैंड। लैंड को हमने कांस्टेंट रखा है, लेबर को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेबर को वेरिएट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रोडक्टिविटी पर इंपैक्ट आता जाएगा। ठीक है, अब वो इंपैक्ट कैसे आ रहा है, फर्स्ट फेज में जो है नंबर 3 लेबर तक, जब तक हम 3 एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वी आर गेटिंग कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से आ रहा है। हर एडिशनल लेबर हमको पिछले वाले से ज्यादा यूनिट बना के दे रहा है। इसने हमें 4 यूनिट्स बना के दी, इसने हमको 6 यूनिट्स बना के दी और इसने हमको 8 यूनिट्स बना के दी। तो यहां पर जो आपका टोटल आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, या अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल आउटपुट है वो इंक्रीजिंग रेट से आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम सेकंड फेज में आते हैं जहां पे हमारा मार्जिनल आउटपुट जो है वो पॉजिटिव तो है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से है। तो यहां पर आप देखें कि जब हमने 4th पर्सन को इन्वॉल्व किया तो उसने पिछले वाले बंदे से, जिसने हमको 8 यूनिट बना के दी थी, तो 4th बंदे ने हमको 6 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करके दी। इसका मतलब है कि पिछले वाले से हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर ये कहलाता है डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक और पर्सन को इन्वॉल्व किया तो हमारा प्रोडक्शन और भी नीचे आ गया। मतलब टोटल प्रोडक्शन नहीं, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा कम पर आ गया और फिर हमने एक और बंदे को इन्वॉल्व किया तो फिर से हमारा जो मार्जिनल आउटपुट है वो और भी कम हो गया, बट स्टिल पॉजिटिव है। स्टिल पॉजिटिव का मतलब होता है देयर इज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए आपका टोटल प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे 18 से 24 से 28 बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे आप 30 पर आ गए, ये भी बढ़ गया, लेकिन ये जो रेट है ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 7th पर्सन को और इन्वॉल्व किया। जब 7th पर्सन को आपने इन्वॉल्व किया तो आपके टोटल आउटपुट पर कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब 7th पर्सन ने आपको कोई मार्जिनल आउटपुट नहीं दिया। ठीक है, दिस इज द लिमिट। अब इसके बाद अगर हम एक और वेरिएबल प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि हमारा टोटल आउटपुट जो है वो अब कांस्टेंट भी नहीं है और बढ़ भी नहीं रहा है, बल्कि माइनस में जाना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। और कम होने का मतलब होता है कि हमारा जो मार्जिनल आउटपुट है वो नेगेटिव में आ गया। यह हमारा थर्ड फेज है। तो हम यहां पर देखेंगे कि कोई भी जो रैशनल पर्सन है, ठीक है, जो रैशनल प्रोड्यूसर है, वो सेकेंड फेज तक काम करेगा, जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसका टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो कि वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल देयर इज एडिशन टू द आउटपुट, टोटल आउटपुट। ठीक है, तो सेकेंड फेज तक वो काम करेगा, थर्ड फेज पर वो अपने आप को काम करने से रोक देगा। मतलब ये है कि अब हम और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बढ़ाने के लिए हमें जो वेरिएबल फैक्टर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उससे हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, कम होगा। बिकॉज ऑफ द 8th लेबर इज नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द लैंड नाउ। अब जो लैंड का जो ऑप्टिमम, लैंड का और लेबर का जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था उसको हम अचीव कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम लैंड और लेबर के कॉम्बिनेशन को और डिस्टर्ब करेंगे तो कुल मिला के दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसका इंपैक्ट जो है वो हमारे टोटल आउटपुट पर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी रैशनल पर्सन सेकंड फेज पर काम करेगा, सेकंड फेज तक काम करेगा, फर्स्ट फेज में बंद नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट फेज के बाद जब सेकंड फेज में आ रहा है तो भी उसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो देयर इज अ होप कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। हर एक्स्ट्रा यूनिट जो भी बनाएगा उसमें उसका प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो उसको प्रॉफिट भी मिलता है। लेकिन
थर्ड फेज में आते ही उसका प्रोडक्शन कम होने लगेगा, मतलब पिछला जितना कमा रहा था उसके बजाय और अब हम हमारी जेब से देना शुरू कर देंगे। तो यहां पर वो सेकेंड फेज तक काम करेगा ही करेगा, थर्ड फेज से अपने प्रोडक्शन को रोक देगा और अब वो अपने जो भी उसके फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, यहां तक वो काम करेगा। अब इनकेस अगर उसको आगे भी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो फिर उसको अपने फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा।